हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है पीसीएस प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 2018 से लेके 2023 तक का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज बारी है 2017 का पेपर डिस्कस करने की। जी हाँ, तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2017 का पेपर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। 2013 तक का हमने टारगेट रखा है कि 13 से 23 लगभग 10 साल के बीच हम जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, तो अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुई चुभाने पर निम्न अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र? तो मस्तिष्क जो है वो आपका दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण में, गीदड़ में, जेब्रा में या घोड़े में? तो गीदड़ जो है उसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, बाकी हिरण, जेब्रा और घोड़ा ये तीनों ही जो ऐसे जानवर हैं जिनके पैरों में खुर पाए जाते हैं, जो इनको तेज दौड़ने में भी मदद करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? यानी कि फल जो मीठे होते हैं वो किस कारण से होते हैं? माल्टोज, राइबोज, फ्रैक्टोज या ग्लैक्टोज या फ्रैक्टोज? तो ये होते हैं आपके फ्रैक्टोज की मदद से, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? यानी कि प्राकृतिक बहुलक बताने हैं। इसमें बैकलाइट है, रेशम है, केवलार है या लेक्सान है? तो जो रेशम है वो आपका प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ये तीनों कृत्रिम बहुलक है, याद रखेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो है आपका स्तन ग्रंथियों से दूध का निःसरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है, क्योंकि गैस्ट्रिन काम करता है आपके भोजन के उपापचय को नियमन करने का। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया है क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ? तो ये है आपका एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध निम्न में से किसकी होती है? मीथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की या इथाइल मरकैप्टॉन की? तो देखिए एलपीजी जो होता है ना वो दो गैसों से मिलकर बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसमें जब स्मेल की बात आ जाती है ताकि पता चल सके कि लीकेज हो रही है, गैस लीक हो रही है, तो उसमें मरकैप्टॉन को मिला दिया जाता है जिससे कि लीकेज का पता चल सके। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इथाइल मरकैप्टॉन, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन प्राकृतिक गैस है, याद रखना। नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर, तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, हाँ ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है, क्योंकि देखो मानव शरीर जो है वो सेलुलोज के पाचन नहीं कर पाता है। ये जो सेलुलोज का पाचन जो होता है वो आपके जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत अच्छे से इसको पाचन कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आर जो दे रखा है, यानी कि रीजन जो दे रखा है कि मानव शरीर में स्टार्च के लिए एंजाइम डायस्टेस और विद्यमान रहते हैं, वो उसका पाचन करते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विटामिन दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं। विटामिन B12 प्रति अरक्तता, विटामिन सी प्रति स्कर्वी, विटामिन डी वंध्यता रोधी और विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। तो देखिए इसका विटामिन डी जो होगा वो करेक्ट है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से वंध्यता रोधी कारक नहीं होता है, ये विटामिन ई की वजह से होता है, और विटामिन डी की वजह से जो रिकेट्स रोग है वो होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग या अस्थि सुषिरता? तो घेंगा
रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रतौंधी की बात करते हैं तो रतौंधी विटामिन ए की वजह से होता है। कर्क रोग जिसे कैंसर भी कहते हैं, ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने की वजह से होता है। घेंगा जैसा कि आप जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है। अस्थि सुषिरता विटामिन डी या यूरिक एसिड की अधिकता या कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अंगूर, इमली और केले में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध के अंतर्गत पाया जाता है। निम्न ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला या फिर हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम प्राकृतिक प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ठीक है, उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, तो चींटी का जो मस्तिष्क है वो उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है या किस प्रभाव के अंतर्गत आता है? तो ये आता है डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत। डॉपलर वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने ही इस संकल्पना को दिया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को बताया जाता है कि कृत्रिम उपग्रह जो सुस्पष्टता से ट्रैक कर सकते हैं वो है आपका डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, कितनी खर्च होगी? तो 10 यूनिट खर्च होगी, याद रखना। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो नहीं बदलेगी आपका आयतन। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर? तो ये होता है आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लियाइड अम्ल का? तो ये करता है आपके वसा का। ठीक है, वसा का पाचन प्रभावित करता है। और जो पत्थर होता है या जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता? तो रतौंधी जो आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, तो यही आपका आनुवांशिक रोग नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुणों के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो जगमगाहट है वो होती है हीरे के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ उत्पाद दे रखे हैं और उनके स्रोत क्या है वो देख रखे हैं। तो देखिए, अफीम का जो स्रोत है वो है आपका फल, हींग होती है आपके जड़ से, रबड़ आपके तने से प्राप्त होती है, कुनैन छाल से प्राप्त होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तो ये तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण दे रखा है और फसल दे रखी है। तो नील हरित शैवाल धान, राइबोजियम लेग्यूमिनिसारस सारम आपका मटर, एजेटोबैक्टर गेहूं या अजोला मक्का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, अजोला का संबंध मक्का से नहीं है, याद रखना। अब देखिए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, धन की निकासी स्वरूप अप्रतिफल फलित निर्यात था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों में से बताइए कौन सा सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, ऐसा ये गलत है, आपका पहला जो कथन है वो गलत दे रखा है, क्योंकि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार होता था वो संतुलन अनुकूल नहीं था। आप जानते हैं कि किस तरीके से जब ग्रैंड ओल्ड मैन जो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने जब सिद्धांत दिया था
धन निकासी का, तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार हमारे भले के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो पूरी तरीके से गलत है। दूसरी की जब बात करते हैं कि धन निकासी स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत दे रखा है और आर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। सीधा पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो ये किया गया था गाय के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले? तो ये मिलता है आपके कन्हेरी में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक में एवं विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणता को काटकर बनाए गए थे। तो ये दोनों ही कथन आपके सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 28वां क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का, तो ये यहाँ पर विषय है, याद रखना, विषय पर विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवर्त रहेगा 6 महीने से अधिक, 2 साल से अधिक, 1 साल से अधिक नहीं, या सीमित समय का असीमित काल तक। तो ये आपका 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल्की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी? तो हल्की संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब दक्कन की बात करते हैं तो वहां पे हल्की संख्या से भू राजस्व को वसूल किया जाता था, लेकिन जब उत्तर की बात करते हैं तो वहां पे जब्ती व्यवस्था चलती थी, तो याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मुनुक्की, फ्रंकवायस वर्नियर? तो ये थे आपके फ्रांसिस्को पल्सर्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए आपको इस सूची 1 में कला और शिलालेख दे रखे हैं, उनका संबंध किससे है वो बताना है। तो देखिए गांधार कला का संबंध कुषाणों से है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आपके रुद्रदामन प्रथम से है, मिलिंद पन्हों का संबंध मिनेंडर से है, और तक्षशिला लेख का संबंध है आपके पथिक से, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका हुसैन शाह, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलिजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो यही आपका सही नहीं है, क्योंकि कॉर्नवालिस के टाइम पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। ठीक है, बाकी सारे सही दे रखे हैं। देखिए बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है आपका 1814 से लेकर 1816 के बीच में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 से लेकर 99 के बीच, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1817 से लेकर 1818 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तीर्थंकार दे रखे और प्रतिमा लक्षण दे रखे हैं, यानी कि किस तीर्थंकार का क्या लक्षण था वो बताना है। आदिनाथ, वृषण, मल्लीनाथ, अश्व, तो इनका देखिए लगा लेते हैं इसको। आदिनाथ का संबंध था वृषण से, मल्लीनाथ का संबंध था जल कलश से, पार्श्वनाथ का संबंध था आपके सर्प से, और संभवनाथ का संबंध था आपके अश्व से। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ियों में कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, यही सही नहीं है आपका। ठीक है, इसमें जो गुफाएं हैं उनमें और क्या प्रकार है, जिसमें लोमेश गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं जो हैं वो आपके बराबर की पहाड़ियों में मिलती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या
रुहेलखंड में। तो ये आपके राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर है, याद रखना। अगला है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी का एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। सीधी बातें ये पूछी गई है कि किसने कहा था कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा था आपके मैकाले ने, जीबी मैकाले ने कहा था, याद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या कोल विद्रोह? तो ये देखिए, सन्यासी और कोल विद्रोह दोनों ही आपके गलत दे रखे हैं, सी और डी दोनों ही आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से लेके 1780 के बीच में हुआ था, और साथ ही साथ कोल विद्रोह होता है आपके 1831 से 1832 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय थे। बी ऑप्शन सही होगा। जूरी अधिनियम क्या है? देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो फैसले लिए जाते थे उसमें बोला गया था कि जो ईसाइयों के फैसले हैं वो केवल ईसाइयों के द्वारा ही लिए जाएंगे और बाकी लोगों के फैसले में ईसाई भी शामिल होंगे। तो यही इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था जूरी अधिनियम के अंतर्गत, जिसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था, ठीक है। इसमें क्या था, सदस्यों को हिंदू और मुसलमानों से जुड़े मामलों को देखने का पूरा अधिकार था। किनको अधिकार था? ईसाई जूरी को, ठीक है। लेकिन जो ईसाइयों के जो मुकदमे थे उनको केवल ईसाइयों के द्वारा ही देखने का अधिकार था। तो ये एक कह सकते हैं रिलीजन के तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसी का इन्होंने विरोध किया था। अगला है, निम्न में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी में इन्होंने अपने जो व्यापारिक अड्डे थे वो स्थापित किए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि M.A. जिन्ना ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी 1905 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1942 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। निम्न में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में एल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां दी थी। तो ये था आपका मेरठ षड्यंत्र का जो मुकदमा था, उसमें लोगों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। रॉलेट एक्ट, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं, यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो बना था वो 1919 में आया था। चंपारण विद्रोह 1917 में होता है। खेड़ा विद्रोह जो होता है वो आपके आंदोलन जो होता है 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है आपकी 1918 में ही, ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1952 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत था? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्रियों के लिए मंत्री पद की शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए ली जाने वाली शपथ, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका 1, 2, 4
भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो आर्टिकल 60 में दे रखी है, ना कि अनुसूची 3 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आपको पता है 18वीं लोकसभा है जिसका सत्र शुरू होने वाला है आपका 27 जून से। जो मानसून सत्र है वो आपका शुरू होगा, उसी में आपका प्रोटेम स्पीकर की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। आर्टिकल 99 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि संसद के सदस्यों को उस व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। और प्रोटेम स्पीकर केवल 2 दिन के लिए होता है, जो कि केवल लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जो माननीय सांसद लोग होते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम करता है। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। वरिष्ठता के आधार पर इसका चयन किया जाता है और वरिष्ठता निर्धारित होती है कि वो कितने बार संसद में कितनी सीट्स पर कितनी बार वो चुनाव लड़के आया है, जीत कर आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर बताइए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह विधान मंडल का हिस्सा नहीं है। इन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। इनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो 1 और 3 आपका सही है, बाकी गलत दे रखे हैं। ठीक है, सही उत्तर चुनना था। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये दोनों ही कथन आपके सही है। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 में नहीं आता है? एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सलाह देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ठीक है, मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना जो होता है उसके आधार पर यहाँ पर रिपोर्ट की जा सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर लैंगिक शोषण हो रहा है तो उसके बारे में भी इसमें बोला गया है। चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता भी देनी चाहिए, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। लेकिन मृत्यु दंड का जो आधार है या मृत्यु दंड के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ये एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ये एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है, यही सही नहीं है, क्योंकि ये जो अंतर क्षेत्रीय परिषद होती है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखना। अगला है, नीचे दिए गए कथन पर ए और आर दे रखे हैं। ए कथन है यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। रीजन क्या है? भारत का अपना एक संविधान है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने के विशेष अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थित रहने से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये ही आपकी नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया है, याद रखिएगा। 57 क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके सदन के सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। न्याय पुनरीक्षण, शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, मताधिकार की आयु को 21 साल से 18 करना, उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष उद्देश्य का है ये, ठीक है, उद्देश्य का में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण 38वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 44 के द्वारा। मताधिकार की आयु को 21 से 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषता समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो केवल एक ही सही है, क्योंकि मतलब केवल तीसरा जो है वो सही है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति जो है वो अमेरिका में भी है और भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है। सही बात है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट देखिएगा, ये तो सही है आपका, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित नहीं किया है, ये आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के द्वारा आचार संहिता बनाई गई थी। ठीक है, और इसका पालन करने के लिए चुनाव आयोग जो है वो कहता है, और जिस दिन चुनाव आयोग तिथि का घोषणा कर देता है उसी दिन से चुनाव के परिणाम आने तक आपकी आचार संहिता लागू रहती है। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्याय पुनरीक्षण के क्षेत्र सीमित है, भारतीय संविधान में कुछ आधार की वस्तुएं हैं। ठीक है, दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, भारत में न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, कारण क्या है? भारतीय संविधान में कुछ आधार की वस्तुएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। भारतीय में जो न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्षेत्र है वो सीमित है, ये गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान की कुछ आधार की वस्तुएं हैं, यानी मूल आधार की कुछ वस्तुएं हैं, तो वो सही है। आपका ए ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो ये थे आपके डॉक्टर SR सेन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? पिछले टेस्ट पेपर में भी मैंने आपको कराया था, पिछले 2-3 बार से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो अब इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, याद रखना। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, राज्य और राज्यसभा की सीट सदस्यों की सीटों की संख्या के बारे में बताना है। तो गुजरात की सीटें कितनी है? 11 है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, केरल की सीट है 9, ओडिशा की सीट है 10, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बुलक कैपिटल यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो होते हैं पर वो धनाढ्य नहीं होते, मतलब कुछ पैसा होता है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, ये चीज है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीति अनुमोदन बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, मितव्ययता बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, सांकेतिक बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए, और लेखानुदान बजट की मांगों में पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो इसका जो सही नहीं है वो आपका डी ऑप्शन जो है वही सही नहीं है, तो याद देख लेना। अगला है, नीचे 2 कथन दे गए हैं। ए दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 1993 में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी की वजह से हुई है। कारण क्या है? स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो ये है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को आपके स्टार्ट की गई थी। अटल पेंशन योजना को 9 मई को स्टार्ट किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, किसके लिए आच्छादित करती है? तो ये करती है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये रखा गया था आपके 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ का। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम योजना संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के कौशल विकास से, प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैन्य इकाई से, नवीन अप्रत्यक्ष नेटवर्क से, या दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास के सृजन से। तो ये है आपका नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। सी ऑप्शन आपका सही है।
स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा? दूर निवेशकों द्वारा, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, इन सभी के माध्यम से इसको स्टार्टअप्स को पूरा किया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, आराम। तो आराम जो है वही इसमें शामिल नहीं होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिरता को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्न में से किस पर्यटन चक्र का विकास शामिल नहीं है? विरासत चक्र, सूफी चक्र, रामायण चक्र या तटीय चक्र। तो इसमें सूफी चक्र शामिल नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र के 50% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र के 60% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का या शहरी क्षेत्र के 80% कुटुंबों का। तो ये आपके 70% कुटुंबों का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये गैस पाइपलाइन की परियोजना है, अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई थी, ईरान से भारत तक फैली है। तो ये जो सही उत्तर है पहला और दूसरा सही है, ईरान से भारत तक फैली है, ये आपका गलत दे रखा है। निम्न में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी परिभाषा अंगीकृत की थी? 1994, 1995, 1996 और 1997। तो ये आपका 1995 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा बैंक योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपके कोपेनहेगन में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से संबंधित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? तो पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाक का वितरण, 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन है, योजना और उद्देश्य दे रखे हैं। उदय विद्युत वितरण, मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो उदय विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करता है। हृदय जो है वो विरासत वाले शहरों का संरक्षण और पुनर्जीवन करता है। अमृत योजना शहरों में मूलभूत संरचना में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो शुद्ध पेयजल नहीं है, याद रखिएगा। 82 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ये आपका सियाचिन है, याद रखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं है तो वो है आपकी अगुलहास। अगुलहास जो है वो ठंडी नहीं है, गर्म धारा है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या लिवरपूल। तो एबरडीन जो होगा वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, टर्की, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन और टर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो देखिए अब तो आपको याद हो जाना चाहिए और ये क्वेश्चन आता रहेगा आने वाले सालों में भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा इजराइल से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो या कोलंबिया। तो कोलोराडो का सब सही उत्तर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कांडला, कोचीन, पारादीप या मार्मागोआ। तो कोचीन जो होगा इसका सही उत्तर है। ठीक है, निम्न शैल क्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्षेत्र, धारवाड़, टर्शरी या गोंडवाना। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो 90% से ज्यादा का कोयला प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90वां क्वेश्चन आ गया है हमारा।
निम्न लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर या सेलम? तो सेलम जो है वही कच्चे माल के पास नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी, अपरदित घाटी, अक्षय द्रोणी या यू आकार का? तो ये अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती बताइए? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश से आपकी 82.5 डिग्री जो लाइन है वो गुजरती है, ना कि कर्क रेखा गुजरती है। तो निम्न पहाड़ी जातियों में निम्न को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। खासी, गारो, जयंतिया, तो ये होगा आपका गारो, खासी, जयंतिया और नागा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इडुक्की, तापीय शक्ति गृह, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, गाठ प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। इडुक्की जो है वो सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 95 क्वेश्चन है। जलप्रपात और नदी दे रखे हैं, तो दूध सागर जो है वो आपके मांडवी नदी पर बनता है। डुडुमा मृक्ष कुंड में बनता है। गोकाक जो है वो घाट प्रवाह पे बनता है। ठीक है, और जोग आपके शरावती नदी पर बनता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ में, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मालाबो? तो राजधानी जो है मालदीव की वो मालाबो नहीं है, माले है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है क्षेत्र और खेती से उनका मिलान करना है। तो पश्चिमी घाट में कौन सी खेती होती है? पश्चिमी घाट पे जो खेती होती है स्थानांतरित, तो उसे कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालतेर कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से इसे जानते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ढाइया कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम कंपनी और उसकी स्थिति को बताना है। बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को? तो देखिए बाल्को जो है वो आपकी कहाँ पर है? कोरबा में है। हिंडाल्को आपकी रेनकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है जो आपकी हीराकुंड में है, और नाल्को कंपनी आपकी कोरापुट में है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला फिर मिलान करने के लिए है कि नगर और नदी दे रखे हैं। खारतुम जो नदी है, खारतुम नगर है वो आपकी नील नदी के किनारे है। ब्राज़वेले नगर जैरे नदी के किनारे है या जायरे नदी के किनारे है। रॉटरडम जो नगर है वो आपके राइन नदी के किनारे, और पेरिस आपके सेन नदी के किनारे है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 100वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वाल्गोदान नदी, साल्ट सेंटीमारी नदी, लुडविग्स नदी या नहर सफेद सागर नहर? तो लुडविग्स नहर जो है वही आपके जलमार्ग के प्रयोग में की जाती है। कहाँ पर? दक्षिण जर्मनी में। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 101वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फजेंडा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कार्बेट इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो वायुमंडल में नमी पर आपकी वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। उष्ण कटिबंधीय वन आपके हैं साइलेंट वैली। शंकुधारी वन जो प्रदेश होते हैं वो हिमाचल में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरबन में है, और पतझड़ वन होते हैं आपके राजस्थान में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में तेजस चलेगी, ये उस टाइम का क्वेश्चन है करंट का। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार तेजस कब चली थी या किसके बीच में चली थी? तो मुंबई और करमाली के बीच चली थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा, दिल्ली, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये थोड़ा सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसमें।
तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके देहरादून में है, दिल्ली भारतीय चारागाह एवं चारा जो है वो आपके झांसी में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र आपके जोधपुर में पाया जाएगा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल शुरू की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या कार्बन मोनो ऑक्साइड का रिसाव। तो मिथेल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और ये मानव निर्मित त्रासदी थी, याद रखना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कल जो मैंने पेपर कराया था 2018 का, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो किस राज्य में कमी आई है आपके नागालैंड में। निम्न में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात आधार पर सबसे नीचे है? तो ये आपका हरियाणा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो सही सुमेलित नहीं है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है बल्कि एसी से है, ठीक है। तो डी बी ऑप्शन आपका सही होगा। 114वां क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है माइक्रोन, 7 माइक्रोन से कम, 6 माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से कम। तो ये होता है आपके 5 माइक्रोन से कम, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नीचे दो कथन दे रखे हैं। कथन ए है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। आर है मौसम की चरम दशा में बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही की गई है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए होगा। अधोलिखित में कौन सा युग्म जीव से जैवमंडल तक जीवित संगठन का सही क्रम है? भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। तो इसका सही हो जाएगा आपका जनसंख्या होगी, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर भूदृश्य होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध 31, ठीक है। तंबाकू निषेध जो दिवस होता है वो 5 मई को नहीं होता, 31 मई को होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित गैस प्रभाव से वातावरण में निम्न में से कौन सी परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों में संख्या बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारियां, पारा मिनीमाटा बीमारी, कैडमियम मिटाइटाई, नाइट्रेट आयरन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच। तो फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, याद रखना। निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो पॉइंट ये दोनों ही होगा, क्योंकि लगभग 0.36 के आसपास का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 और 4 दोनों ही माने जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट का है? किस चीज का संकट है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश का, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं का, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्मिक ईंधन निम्न में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं, ये बताने हैं। तो जीवाश्मिक ईंधन की अधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित संख्याओं का विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, यानी कि जीवाश्म ईंधन की अधिकता, तेल चलित वाहनों की अधिकता यानी कि संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन, तीनों से ही जलवायु परिवर्तन होता है। अगला है, निम्न में से किस परिस्थिति के तंत्र में
पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। बी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो ये किया था 1980 में। अगला है खेल का सामान। उद्योग और उसके केंद्र दे रखे हैं, तो खेल का सामान मिलता है आपके मेरठ में। दिया सलाई बनाई जाती है बरेली में। पीतल का सामान के लिए मुरादाबाद फेमस है और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए गए हैं, पाए जाते हैं? तो 9 पाए जाते हैं, ठीक है। जो थ्री ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन है आपका सही होगा। ये देखिए यहाँ पे एग्रो क्लाइमेट रीजन दे रखा है आपका, ठीक है। एग्रो क्लाइमेट रीजन आपका दे रखा है, जिसमें सबसे पहले आपका जो तरल क्षेत्र होता है वो है, फिर वेस्टर्न प्लेन है, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है, सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन है, सेंट्रल प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, विंध्याचल, ये सारे एरिया दे रखे हैं। कलर के हिसाब से आपको ये अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र हुआ ये तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वेस्टर्न क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। सेंट्रल वेस्टर्न क्षेत्र आ गया ये, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ बात करते हैं तो ये विंध्याचल क्षेत्र आ गया। तो ये सारे 9 जो क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। जो जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में 9 पाए जाते हैं और पूरे भारत में 15 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने 2017 का पेपर डिस्कस कर लिया है। इससे पहले मैं 18 तक का क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ उनको कराने का एकमात्र मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जैसे जैसे सीक्वेंस को देखते जा रहे होंगे 2023, 22, 21, 20, 19 और 18 में पेपर जो आया था वो थोड़ा सा फैक्चुअल भी था, कॉन्सेप्शनल भी था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस का नेचर भी अलग था, चेंज हुआ था। और धीरे धीरे फैक्ट्स लेके कॉन्सेप्ट फैक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी जो पेपर में आती जाती रहती हैं। तो 2017 का पेपर आप अगर देखते हो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा टारगेट है 2013 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन पेपर का, उसमें हमने 17 तक पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम पूरे 13 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पीसीएस की तैयारी को और एक नए कदम पर आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद।